friends. Today we are going to start our first one lesson of 9th standard history, sources of history. First of all, we will concentrate our attention on introduction of this lesson. Till now we have studied the history of ancient, medieval and modern India. This year we have to study the history of India in the post independence era. मतलब हमने अब तक की जो क्लासेस में हिस्ट्री लर्न की है, जैसे कि 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, तो उस हिस्ट्री में हमने अलग अलग सोर्सेस के बारे में जानकारी ली थी। और जो सोर्सेस हमने लर्न किए थे वो अलग अलग एरा में क्लासिफाई होते हैं, जैसे कि प्राचीन एरा या मेडिवल एरा। तो इस तरीके से अलग अलग सोर्सेस को यूज़ करके उस पर्टिकुलर हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हम उन सोर्सेस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम 9th स्टैंडर्ड के बारे में सोचेंगे, तो 9th स्टैंडर्ड में हमें मॉडर्न सोर्सेस के बारे में जानकारी लेने की है। तो मॉडर्न सोर्सेस जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में हम देख सकते हैं, जैसे कि रिटन सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस, ये और ऑडियो विजुअल सोर्सेस। तो ऐसे अलग अलग तरीके के सोर्सेस होते हैं कि जिनका यूज़ हम हिस्ट्री अंडरस्टैंड करने के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा इन सोर्सेस का यूज़ जो होता है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, प्लस उन सोर्सेस में दूसरे अलग अलग सब पॉइंट्स कौन से इंक्लूड किए जाते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। अभी जो मॉडर्न सोर्सेस है, ये मॉडर्न सोर्सेज जो होते हैं वो अलग अलग लेवल पे से लिए जाते हैं। जैसे कि कुछ सोर्सेज जो कि हमें नेशनल लेवल पे देखे जा सकते हैं, वहाँ पे हमें मिल सकते हैं। कुछ सोर्सेस होते हैं कि वो स्टेट के माध्यम से हमें मिलते हैं। कुछ सोर्सेस होते हैं कि वो रीजनल होते हैं, उसी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में वो अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे अलग अलग लेवल के माध्यम से भी हम इन सोर्सेस का यूज़ कर सकते हैं। प्लस कुछ सोर्सेस होते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल से हमें मिलते हैं। तो ऐसे अलग अलग नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, स्टेट, ऐसे अलग अलग तरीके के लेवल के हिसाब से भी हमें जो सोर्सेस होते हैं वो मिलते हैं, और उसके बेसिस पे हम हिस्ट्री जो होती है लिख सकते हैं, या हिस्ट्री जो है वो लिखी जा सकती है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि रिटन सोर्सेस कौन से हैं। अभी नीचे दिया गया है एक कंसेप्चुअल डायग्राम। अब इस कंसेप्चुअल डायग्राम में आप देख सकते हो कि रिटन सोर्सेज जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखा जा सकता है। सबसे ऊपर के साइड में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे न्यूज़पेपर से periodicals, diaries, reference books, correspondence, documents in the archives, गवर्नमेंट गैजेट्स, पोस्टेज स्टैम्प्स, एनसाइक्लोपीडिया। तो ये ऐसे अलग अलग तरीके के रिटर्न सोर्सेस होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रिटर्न सोर्सेस किसको कहा जाता है। When we think about the definition of written sources means such type of sources which are in written format, or any historical document written by hand or typed or in printed form is called written sources. तो इसको रिटन सोर्सेज कहा जाता है कि जो टाइप या प्रिंटेड फॉर्मेट में होते हैं उसको रिटन सोर्सेज कहा जाता है, कि जिसका यूज़ जो है वो हिस्ट्री लिखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अभी इसके अंदर हमने देखा अलग अलग तरीके के जो रिटन सोर्सेज होते हैं वो यहाँ पे कंसेप्चुअल डायग्राम के माध्यम से दिए गए हैं। अभी इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। Just as newspapers are considered the fourth pillar of democracy in the modern period, they are also a major medium of information. अभी पहले हम देखेंगे न्यूज़पेपर्स के बारे में। तो न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ही पुराना मीडियम है कि जिसके माध्यम से लोगों तक न्यूज़ वगैरह पहुंचाने का काम किया जाता है।
अभी पहला न्यूज़पेपर हम इंडिया का देखेंगे तो वो बंगाल गैजेट है। हम ये जो पहला न्यूज़पेपर है वो ब्रिटिशों के पीरियड का है। तो उस समय पे हम देखेंगे उस समय के पेपर की प्रिंटिंग, उस समय के पेपर के जो फॉन्ट यूज़ किए जाते थे या जो पेपर यूज़ किया जाता था, तो इन सब की जब हम स्टडी करेंगे तो हमें उस पर्टिकुलर एरा में किस तरीके का कंडीशन था, किस तरीके का मतलब कल्चर था, वो आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के हमें समझ में आ सकता है। या पेपर की क्वालिटी हम देख के हम उस समय पे कौन सी टेक्नोलॉजी या किस तरीके की इंडस्ट्रियल सेक्टर था, ये भी हम समझ सकते हैं। आज का हम न्यूज़पेपर देखेंगे तो वो कलर फॉर्मेट में आता है, उसके ऊपर फोटोग्राफ्स वगैरह कलर फॉर्म में प्रिंट किए जाते हैं। आज का फॉन्ट जो है वो अलग तरीके का है, अलग अलग तरीके के डेकोरेटिव फॉन्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग समय पे अलग अलग फॉन्ट का यूज़ किया जाता है, तो उसके बेसिस पे भी हमें उस पर्टिकुलर एरा के बारे में, पर्टिकुलर टाइम के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। इसलिए न्यूज़पेपर ही भी एक इम्पॉर्टेंट मीन है कि जिसके माध्यम से हम हिस्ट्री जान सकते हैं या लिख सकते हैं। इफ़ वी कंसिडर द पीरियड from 1961 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative to the print media, especially newspapers. With liberalization and widespread use of internet in India, an alternative for print media became available, yet the print media still continue to be powerful. अब हम देखेंगे कि जब से न्यूज़पेपर जो प्रिंट होते आ रहे हैं, तब से लेके आज की हम स्थिति देखेंगे। तो जब न्यूज़पेपर हम 1947 के पहले या 1947 के पीरियड की हम बात करेंगे, तो तब न्यूज़पेपर जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम था कि जिसके माध्यम से लोगों तक न्यूज़ पहुंचाई जाती थी। उसके लिए दूसरा कोई भी अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज की स्थिति हम देखेंगे तो आज का इंटरनेट का ज़माना है। आज हम मल्टीमीडिया मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, प्लस अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, हमारे इंडिया में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अलग अलग दूसरे भी सोर्सेस है कि जिसके माध्यम से न्यूज़ पहुंचाई जाती है। तो आज की स्थिति में इतने मॉडर्नाइजेशन के बावजूद भी ये जो न्यूज़पेपर है उसने अपनी जगह जो है वो कायम रखी है। आज भी न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। मतलब जो न्यूज़पेपर का जो इम्पोर्टेंस है वो आज के समय में भी बहुत ही अच्छा है। Through newspapers, we can get information about national and international affairs, politics, art, sports, literature, and social and cultural affairs. Newspapers are essential for getting the information about national, international affairs, politics, art, sports, literature, and social and cultural affairs. मतलब ये सब जानकारी हमें न्यूज़पेपर में मिलती है। एक्चुअली न्यूज़पेपर्स के जो पेजेस होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी वाइज उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और उस पेज में उसी कैटेगरी की न्यूज़ पब्लिश की जाती है। जैसे कि लिटरेचर है या सोशल कल्चरल अफेयर्स है, पॉलिटिक्स है, आर्ट एंड स्पोर्ट्स है, तो ऐसे अलग अलग तरीके के पेजेस क्लासीफाई किए जाते हैं और वही जानकारी उसमें दी जाती है। Newspapers contain matters related to human life. Most national newspapers have started their regional editions. अब हम देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने अपने रीजनल एडिशन भी पब्लिश किए हैं। जैसे कि कुछ पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं कि जो नेशनल लेवल से मतलब ऑल ओवर कंट्री में वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, लेकिन कुछ रीजनल लेवल पे भी लोकल लैंग्वेज में उसको पब्लिश किया जा सकता है। Newsletters of various movements, the dailies or weeklies of political parties, monthly and annual magazines are important among the print media. उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपने अपने अलग अलग तरीके के न्यूज़लेटर्स या अपने जो पार्टी की या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की जानकारी देने के लिए डेलीज़ या वीकलीज़ पब्लिश करते हैं,
या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है कि वह अपना मैगज़ीन पब्लिश करती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है कि उनका एक न्यूज़पेपर होता है एज ए माउथ पीस बोल के। तो इसके लिए भी वो क्या करते हैं, प्रिंट मीडिया का यूज़ करते हैं। Some newspapers produce special supplements towards the end of the year that take an overview of the important events of the year. Such supplements help us understand the important events of year. Now there are some newspapers, they are publishing such type of booklet which contain yearly information, means whatever the incidents, events, important events has taken place, those events will be included in that booklet. मतलब ऐसा बुकलेट या ईयर के लास्ट में ऐसा एक बंच या बुकलेट तैयार किया जाता है कि जिसमें पूरे साल भर की सब जानकारी, उसमें जो अलग अलग इवेंट्स हो चुके हैं या कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो चुके हैं, कौन से इवेंट्स हो चुके हैं, ये सब जानकारी डिटेल में उस बुकलेट में वो इंक्लूड करते हैं। ऐसे बुकलेट को अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके के नाम के साथ उसको प्रिंट किया जाता है। तो इस तरीके की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है।